जब तक कि अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स झांसी में नहीं होंगे और उद्योगपति की हिचक जो होती है आगे बढ़ने की, वो हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक हमें लगता है कि झांसी का उत्थान होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कारीगर के लिए जो उसको रेम्यूनरेशन या जो उसको पे आउट मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है अभी उतना नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि थोड़ा बुंदेलखंड में उतना ज़्यादा अभी रिचनेस नहीं आई है जो यहाँ पर आनी चाहिए, उतनी समृद्धि नहीं आई है। लक्ष्मी जी ने अभी यहाँ पर रास्ता देखा है बुंदेलखंड की तरफ, बीड़ा के थ्रू जो आया है बीड़ा। आज एक कोने से बैठकर कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी कर सकता है। अब इसका फ़ायदा कितना उद्योग में मिल रहा है, कारोबार में कितना इसका फ़ायदा मिल रहा है, और कैसे छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाकर पूरे बुंदेलखंड के विकास का एक विज़न तैयार किया जा रहा है। इस विज़न पर काम करने वाले और इस विज़न को समझने के लिए जो शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनको सीधा सीधा हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं और समझेंगे कि एमएसएमई से किस तरह डेवलपमेंट की तरफ बुंदेलखंड लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर अश्वनी गर्ग जी, लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट राजीव बब्बर जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहयोगी गौरांशी श्रीवास्तव। जैसा कि आपको शिवानी ने बताया कि एमएसएमई से जुड़कर, बीडा से जुड़कर कैसे झांसी आगे बढ़ने वाला है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा से पहले एक बार फिर से आपका परिचय करवा देते हैं। आप राजीव बब्बर जी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं लघु उद्योग भारती के, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इसी के साथ साथ हमारे साथ अश्विनी गर्ग जी मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सर, सबसे पहले राजीव जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि इतने युवा हैं झांसी में, इतनी ज़मीन है, ज़मीनों की भी कोई कमी नहीं है, पॉलिसीज़ भी सरकार की कम नहीं है, आपके हिसाब से झांसी नोएडा जैसा एमएसएमई हब क्यों नहीं बन पाया अब तक, और आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या विजन है, क्या फ्यूचर है? सर माइक। थैंक यू जी। एक्चुअली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जो झांसी आगे नहीं बढ़ पा रहा है उद्योगों में, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो उद्योगपति है, थोड़ा जो बनना चाहता है नया उद्योगपति, वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि पता नहीं हम इसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ट्रेनिंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक कि अच्छी ट्रेनिंग सेंटर्स झांसी में नहीं होंगे और उद्योगपति की हिचक जो होती है आगे बढ़ने की, वो हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक हमें लगता है कि झांसी का उत्थान होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। परंतु इस पे हमारे संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोगों ने कुछ अपने विंग्स बनाए हैं, अपनी कमेटीज़ बनाई हैं जो लोगों को एजुकेट करेंगी कैसे निवेश मित्र पे काम होता है, कैसे हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि उद्योग स्थापित हो सके। देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने माना कि यहाँ पर अगर कुछ खामियां हैं तो उनको भरने की ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं कि अगर हमें मर्ज पता होता है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। आपने बताया कि यहाँ पर ये कमियां हैं, ये दिक्कत है, खामियां हैं, इनको दूर करने के लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है, और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय, देखिए नोएडा भी ऐसा नहीं है कि तुरंत बन गया, एमएसएमई हब बनने में उसे भी टाइम लगा, ग्रोथ करने में उसे भी टाइम लगा, लेकिन वही है कि अपनी खामियों को उन्होंने पहचाना, वो आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कैसे इनको दूर करने की जरूरत है और क्या कदम आप इस दिशा में बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो लोगों को एक टीम बनाने की ज़रूरत है, एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, एक एनवायरनमेंट चाहिए यहाँ पर। अभी उद्योगों का एनवायरनमेंट और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है झांसी में, और मीटिंग्स कर करके ही इसको हम लोग कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स नोएडा से बुलाए जाएं, प्रोफेशनल्स दूसरे शहरों से बुलाए जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आसानी से कैसे उद्योग स्थापित करके कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन के लिए भी हम लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग इस कार्य को अंजाम दे पाएँ और झांसी के लिए कुछ अच्छा सार्थक कार्य कर पाएँ। जी, अश्विनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। सरकार का दावा है कि एमएसएमई को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। झांसी में चूंकि आप रहते हैं, आप झांसी में काम करते हैं, तो झांसी की जमीन पर आप इसे कितना असरदार देख पा रहे हैं? एक्चुअली सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इससे सर थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। उसमें ऑनलाइन सिस्टम जो आ गया, उससे एप्लीकेशन अच्छा हो रहा है, टाइमली मालूम पड़ रहा है, ट्रैकिंग हो रही है, अच्छा कदम है। और अभी सुधार की गुंजाइश है।
देखिए, सुधार की गुंजाइश मानी जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सामने से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं ना तो काम अपने आप आसान हो जाते हैं। सर, अगर हम झांसी बात करें राजीव जी, तो झांसी में जो देखिए यहाँ पे कितनी बेटियां बैठी हुई हैं, कितने युवा बैठे हुए हैं। अब जो समय है ना, लोग नौकरी से ज़्यादा ना बिजनेस पर फोकस करते हैं। अब युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहता है। तो आपके हिसाब से ये जो सिस्टम है, ये कितना साथ उनका दे रहा है, कितना साथ उनका आने वाले समय में देगा, हमें एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपना काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आगे मोटिवेट हो पाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हमारे युवा हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, इनमें प्रतिभा बहुत है, बुद्धिमान भी हैं, परंतु इनके पास जो स्किल्ड होना चाहिए, स्किल की प्रॉब्लम है, उसको ही डेवलप करना हमारा मेन उद्देश्य है। प्लस आप ये मान के चले कि अगर हमारा बुंदेलखंड का युवा आगे बढ़ता है तो कोई कारण नहीं है कि उसको, मुझे बड़ा दुख होगा अगर वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त गवर्नमेंट ने उनको दी हैं, जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट लेकर के आई है, अगर इस वक्त उसने कार्य नहीं किया तो आने वाले उसके जो बच्चे हैं उसको कोसेंगे कि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर आया था, सरकार द्वारा लाया गया या केंद्र सरकार द्वारा लाया गया और आपने कार्य नहीं किया। तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए। जो भी सपोर्ट हम लोगों की तरफ से है, उद्योगपतियों की तरफ से है, लोगों को स्टार्टअप्स करने के लिए गवर्नमेंट भी दे रही है, प्लस प्रैक्टिकली जो उनको ज़रूरत है, क्योंकि फिज़िकली हम लोग उसको जब तक बैठ करके 1 to 1 नहीं करेंगे या तब तक वो युवा हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे सेशंस करने के लिए भी हम लोग आतुर हैं। आगे बढ़ें, हम लोगों के पास आएँ तो हम लोग इसको किसी भी तरह से इस समस्या को निजात पाएंगे और यहाँ पर बुंदेलखंड में उद्योगों की एक बहुत अच्छी एक स्थापना होगी, ऐसा हमारा मानना है। राजीव जी, कल जब मैंने झांसी की इस पावन धरा पर कदम रखा और मुझे पता चला कि मेरा आपसे सेशन है, तो वो उसी समय एक सवाल मेरे जहन में था और मैंने सोचा था आपसे पूछेंगे। बुंदेलखंड की धरती को लेकर आज हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बीडा जो है वो एमएसएमई में और जो बड़े निवेशक हैं उनके बीच में बैलेंस बिठा पा रहा है? क्योंकि देखिए, इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है बुंदेलखंड की ग्रोथ के लिए। यहाँ पर कोई छोटा निवेशक नहीं है, कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, यहाँ पर बुंदेलखंड के लोग हैं। तो क्या बीडा इस काम में कामयाब हो पा रहा है, एमएसएमई और बड़े निवेशकों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना पा रहा है? अभी तो कार्य की आवश्यकता है और उनको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बैलेंस, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि बैलेंस बनना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बीड़ा को अपने इसको ओपन अप करके लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटी, क्योंकि कम्युनिकेशन, मैंने आते ही सबसे पहले आपके सवाल पे कहा था कि कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम है अभी भी। जब तक वो कम्युनिकेशन प्रॉपर उनके पास नहीं पहुंचेगा, जो हमारा युवा है, जो स्टार्टअप वाला है, उसको समझ में ही नहीं आएगा, तब तक वो कार्य कैसे करेगा और कैसे वो अपने आप को स्थापित कर पाएगा। क्योंकि उद्योग लगाना, इस इंडस्ट्री की एक ही डेफिनेशन है, ट्राई इंडस्ट। मिट्टी में आपको जोर लगाना है और अपने एक पुरुषार्थ से आपको उस मिट्टी से अपनी फसल को निकालना है। जो अपने निर्णय को लेते हुए आपको कितनी मेहनत आप कर सकते हो, 14 घंटे की मेहनत युवा को करनी है अगर वो आना चाहता है उद्योग में। 14 घंटे से कम में मुझे नहीं लगता है कि उद्योग में कोई सफलता कोई पा पाता है। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं है। तो अनुशासन, मेहनत, ये करके चलेगा युवा तो उसको कोई देर नहीं लगेगी सफल होने में। कि अगर आप 9 घंटे की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे एक लेवल ऊपर ही जाना पड़ेगा अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हो। और बुंदेलखंड संभावनाओं की भूमि है, संभावनाओं के अवसर प्रदान करने की भूमि है। ऐसे में इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आपको साथ मिलेगा। अगला सवाल अश्विनी जी मेरा आपसे जी बढ़ाना चाह रहा था। बिल्कुल। देखिए, सर्विस करिए या स्टार्टअप में आइए या अपना उद्योग, कमिटमेंट और डेडिकेशन तो चाहिए बिल्कुल, किसी भी काम में। किसी भी काम में। अब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ कुछ अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए, उस तरीके का डेडिकेशन चाहिए। 14 घंटे नहीं, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी आपको। घंटे कम पड़ सकते हैं, घंटे कम पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और नौकरी भी आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी जल्दी किक आउट करती हैं, फटाक से भगा देती हैं। काम करिए, नहीं तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अब वो 9 घंटे वाला एक बार भी नहीं रह गया है जी। अब क्योंकि कंपटीशन इतना है कि इंसान खुद से रुक के
अपने आप को और एक्सटेंड करता है कि अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि वो उस कंपटीशन में, उस रेस में टिक सके। मेरा सवाल भी आप ही से था, चूंकि अभी मैंने राजीव जी से एमएसएमई की बात की थी। अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो उसे यूपी की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ माना जाता है। बुंदेलखंड आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक ऐसी जगह जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बीडा मिलेगा, यहाँ पर निवेशक मिलेंगे, यहाँ पर बढ़ते हुए युवा मिलेंगे। आप बुंदेलखंड को कहाँ पाते हैं? आपको लगता है कि बुंदेलखंड वाकई इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा सहारा बन रहा है, या फिर अभी भी बुंदेलखंड को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है? नहीं, मेहनत की तो जरूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन बुंदेलखंड डेवलप कर सकता है, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। मेहनती लोग चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, लैंड की बहुत ज़्यादा जगह है, जगह बहुत है, लैंड तो बहुत है, लैंड बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, सब बात है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, जो बब्बर साहब कह रहे थे। बिल्कुल, मोटिवेशन हर चीज़ में ज़रूरी होता है। राजीव जी, अब जैसे उन्होंने कहा कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, ज़मीन बहुत है, सब कुछ बहुत है, हमने बताया कि युवा चेहरे बहुत है, काम करने वाले बहुत हैं। इस पर हम बात करेंगे ओडीओपी प्रोडक्ट्स की। आप देखिए, ओडीओपी प्रोडक्ट्स बने, कई मेले लगे उनके, मतलब वहाँ पर कारीगर पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप भी हुआ। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये मेले हुए, ओडीओपी प्रोडक्ट्स को लेकर इतना हाइप बना, क्या कारीगरों की जेब भारी हुई है? क्योंकि जब हम ना किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सबसे छोटे कार्यकर्ता की बात करनी चाहिए, तब हम जाकर किसी बड़े लेवल पर बात कर सकते हैं। आपके हिसाब से कारीगरों की जेब भारी हुई है, और कैसे हुई है? अगर आप कह रहे हैं भारी हुई भी है तो कैसे हुई है? ये जो मेलों की विषय में आपने बात की है, कारीगर के लिए जो उसको रेम्यूनरेशन या जो उसको पे आउट मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है अभी उतना नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि थोड़ा बुंदेलखंड में उतना ज़्यादा अभी रिचनेस नहीं आई है जो यहाँ पर आनी चाहिए, उतनी समृद्धि नहीं आई है। लक्ष्मी जी ने अभी यहाँ पर रास्ता देखा है बुंदेलखंड की तरफ, बीडा के थ्रू जो आया है बीडा, इसने यहाँ की लैंड के थ्रू जो पैसा गवर्नमेंट ने लोगों की जेबों में डाला है, वो एक समृद्धि आनी शुरू हुई है। आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कारीगरों के लिए बहुत अच्छा स्थान बुंदेलखंड रहेगा। अभी ठीक रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। चलिए, एक ऐड करूंगा, स्किल की बहुत कमी है, इसलिए जेब भारी नहीं। किसकी कमी है सर? स्किल की कमी। स्किल की कमी है, वही। अब देखिए, बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर आके देख रहे हैं तो वो बड़ी बदली सी तस्वीर है। जैसा हमने सुना था एक समय पर, जैसे हमारे जो पेरेंट्स बताते थे कि बुंदेलखंड में बहुत सी कमियाँ देखने को मिलती थी, पानी की कमी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जागरूक होने की कमी थी, वो काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। तो समय बहुत बलवान होता है, और समय जो है कितना बलवान है वो दिखा रहा है धीरे धीरे। बुंदेलखंड की धरती पे ज़रूर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन पहले से स्थितियां कितनी बदली हैं ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। देखिए, आपसे आने से पहले ना अश्विनी जी, मेरा सवाल एक होने वाला था, लेकिन उस सवाल को हम थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि आपने और राजीव जी जो है दोनों ने कह दिया कि अभी गुंजाइश है। तो अगर हम बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा को आप आईटी हब की तरह देख सकते हैं। सवाल मेरा आपसे भी रहेगा राजीव जी, कि नोएडा को आप आईटी हब की तरह देख सकते हैं। आप नोएडा के पास में कानपुर चले जाइए, ज़्यादा 200-300 किलोमीटर दूर होगा। आप कानपुर पर जाएंगे, आपको वो लेदर हब के उसमें नजर आएगा। जो ऑल्दो अगर आप कानपुर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट उन्होंने लेदर की इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। झांसी को कौन रोक रहा है? सवाल मेरा ये था, पर अब सवाल में बदलाव ये है कि झांसी कैसे आगे बनेगा, वो कौन सा हब बन सकता है? और आपने कहा स्किल्स की ज़रूरत है, चलिए हम स्किल्स यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमें स्किल्स मिल जाएंगी। क्या हब बन सकता है और किन किन संभावनाओं की ज़रूरत है? क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी करनी बाकी हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, मटर बहुत होती है यहाँ जी। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। बिल्कुल, अब फूड में आप जैसे बता रहे हैं मटर बहुत होती है, तो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं फूड में, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फूड में बहुत गुंजाइश है यहाँ पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मैंने देखा है। अभी मैं परसों एक मीटिंग में गया था, डीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी, उसमें भी फूड पे ही चर्चा चली थी कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मूंगफली, बरुआ सागर है, मूंगफली है, बरुआ सागर में अदरक है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक रूप से एक्सपोर्ट तक कर सकते हैं अगर इसको सही प्रकार से प्रोसेस करके और एक रेटिंग ले करके। एक्चुअली में विदेशों में रेटिंग से ही होता है परचेज,
तो कॉशर रेटिंग सबसे ऊपर की रेटिंग मानी गई है। उसके बाद और भी बहुत सारी TUV थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस हैं, TUV करती है, बहुत सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त, वो करा करके अगर हम लोग फूड में बुंदेलखंड में, क्योंकि आपने बताया कि जैसा सब मानते भी हैं कि यहाँ ज़मीन बहुत है पर पथरीली ज़मीन है, तो पत्थर वाली ज़मीन पे मूंगफली की फसल तो होती ही अच्छी है, अदरक अच्छी होती है, बाकी और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, मसाले वगैरह भी हम लोग अगर यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो यहाँ मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में कि बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा उद्योगों के लिए, अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जाए, प्लस वो इंडिया में भी मार्केट बहुत बड़ा है, 150 करोड़ के आसपास का मार्केट है, तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ पर। सर, आपके इसी जवाब के दौरान मेरे मन में एक और भी सवाल आया, और बहुत आप इसे कह लीजिए गंभीर सवाल है ये, कि बीड़ा बना, बोर्ड्स लगे, प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा लगा कि बुंदेलखंड की धरती पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाएंगी, पर आप भी इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर फैक्ट्रियों का शोर तो अभी भी सुनाई दे रहा है। फॉलो नहीं कर पाया लास्ट लाइन आपकी। बीड़ा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, बीड़ा का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हम इसमें युवा मतलब छोटे उद्यमियों को और ज़्यादा बढ़ावा दें। आप फैक्ट्रीज़ में देखिए, फैक्ट्रीज़ में अभी भी हम देख पा रहे हैं कि वो चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही हैं जो असल में आनी चाहिए थी। आपके हिसाब से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि जो उद्योग तेज़ी से यहाँ बढ़ने चाहिए उतने अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है, इस पे गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि अभी कैपिटल इनफ्लो, जो पूंजी यहाँ पर लोगों के पास उतनी पूंजी जो बैंकों द्वारा अवेलेबल है वो तो है ही है, पर स्वयं की पूंजी लगाने के लिए लोगों को अभी मेहनत करनी है और उसको इकट्ठा करना है, अपने चाहे रिश्तेदारों से लेकर के करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। इतनी बढ़िया यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो चुका है और इसको अगर हम लोग प्लान्ड वे में झांसी और बुंदेलखंड के आसपास के लोग ध्यान नहीं देंगे तो अगर ये समय निकल जाएगा तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो गवर्नमेंट के माइंड में है, और इसमें हमेशा हम लोगों का ही दोष रहेगा, सरकार का कोई दोष नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बब्बर साहब की बात आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। बब्बर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बुंदेलखंड के लोग ही पीछे रह जाएंगे पर्टिकुलरली, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको समझें, अकॉर्डिंगली उनकी एंसिलरी बने, उनके हिसाब से बड़ी बड़े डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उसकी एंसिलरीज बहुत होंगी। सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप स्किल्स की अगर बात कर रहे थे, बब्बर सर ने भी इस बात को कहा, तो आपको नहीं लगता है कि बुंदेलखंड से युवाओं का पलायन बहुत ज़्यादा है? अब स्किल्स कहाँ से आएंगी? युवाओं से आएंगी, जब लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं लगता पलायन इसकी बड़ी वजह? पलायन का मतलब ये नहीं कि लोग बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं, लोग बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि नोएडा अगर IT हब बन गया तो लोग IT के लिए, अगर कोई IT फील्ड में, तो वो प्रेफर करेगा ना कि वो नोएडा जाए। लेकिन नोएडा का डेवलपमेंट हुआ सिंस वो दिल्ली के पास था, बिल्कुल IT का एडवांटेज मिला उसको, इसलिए उसका बहुत जल्दी डेवलपमेंट, पर उसमें भी डिकेट्स लगे। बिल्कुल, मैंने कहा ही कि एक दिन में बदलाव नहीं आया। एक दिन में बदलाव नहीं आया, झांसी को टाइम लगेगा, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सीखना पड़ेगा काम को, सीखना तो पड़ेगा काम को। बिल्कुल। अच्छा, एक चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा रहेगा। राजीव जी, पहले हम आपसे इस पर जवाब चाहेंगे कि जैसा कि हमने पहले भी युवाओं का जिक्र किया, हमारे सामने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज़ के कई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो लगातार इस चीज़ को सुन रहे हो। मुझे लगता है आज यहाँ से बहुत कुछ अपने दिमाग में लेके भी जाएंगे। उन्होंने अलग अलग सेशन सुने, अलग अलग लोगों को सुना है। तो ऐसे में युवाओं को नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बने, इसके लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगी उनको, कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनको रिस्क लेना है, थोड़ा सा वो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के अपने कार्य को स्टडी करें, पूरा प्लान बनाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब मैं इन्हीं लोगों की तरह स्टूडेंट था तो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी और अपने पिताजी को मैंने वो फाइल दी। मैंने कहा हम एक उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने फाइल पढ़ी, स्टडी करी, बोले इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। मैंने कहा 3 साल में ब्रेक इवन हो जाएगा। तो पूरी प्लानिंग करके पूरा, लेकिन पिताजी ने मुझे जब पूरी फाइल जब उन्होंने देखी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, इससे भी अच्छे कार्य हैं, तुम इसमें मत पढ़ो। तो ऐसे ही आप लोगों के पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको एडवाइस करे कि भाई ये रास्ता सही है, गलत है। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा मेरा मानना है कि 80% लोगों के गुरु सही नहीं हैं। हमें अपना गुरु सही चुनना चाहिए किसी भी फील्ड का। हर विधा का गुरु अलग होता है। जब तक कि आपके पास सही गुरु नहीं होगा,
आप कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले गुरु चुनिए और आगे बढ़िए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और गुरु सही चुनने के लिए गुरु बदलना भी पड़े तो 4 बार बदलिए, 20 बार बदलिए, लेकिन सही गुरु तक पहुंच जाएंगे तभी आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत काम की बात है, मुझे भी मेरी प्रोफेसर ने एक बात बोली थी। क्लोजिंग कमेंट आपका सर। और पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा लीजिए कि अब मुझे ये काम करना है, ओपन हार्टेड करिए, बस अब भटकिए मत, ट्रैक पकड़ लीजिए, चलते रहिए, सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बुंदेलखंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आज जब हमने राजीव जी से और अश्विनी जी से बात की तो हमें बार बार ये समझ में आता है कि बुंदेलखंड में अवसर बहुत है, संभावनाओं की धरती है। वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि हर एक अच्छे काम में वक्त लगता है। बुंदेलखंड जी, गवर्नमेंट की बहुत हेल्प है, बिल्कुल काम करिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट की हेल्प है तभी तो हम यहाँ पर यूपी तक बैठक विकसित भारत यूपी कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। बिल्कुल, देखिए यही बात समझने की है कि बुंदेलखंड की धरती को आगे बढ़ने के लिए समय लग रहा है, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।